वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के फिजिक्स से रिलेटेड है। एक्सरसाइज चल रही है 9। अध्याय का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र और हम एनसीईआरटी की मेन पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 16 आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है सवाल को जरा समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा फिजिक्स और एक्सरसाइज है हमारी 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। सवाल है आपका कि किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन व नेत्र के बीच रखकर उसी बिंदु से देखने पर पिन नेत्र से कितनी दूर दिखाई देगी। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। क्या उत्तर गुटके की अव्यवस्थित पर निर्भर करता है। आइए सवाल हम यहाँ पर हल करेंगे। लिखेंगे पिन की वास्तविक गहराई। और ये है हमारा d बराबर 15 सेंटीमीटर। फिर पिन की आभासी गहराई और ये हमने मान लिया है d डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। इसको हमने n से प्रदर्शित किया, बहुत सारे लोग म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। ये है आपका 1.5। आइए, आपको पता है कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात कांच के अपवर्तनांक के बराबर होता है। यहाँ पर ये बात आप मेंशन कर सकते हैं या हम मौखिक बोल रहे हैं आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात कांच के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक, इसलिए चूँकि वास्तविक गहराई व आभासी गहराई का अनुपात कांच के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। इसलिए n बराबर हो गया आपका d/d डैश, मतलब वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। n का मान कितना है हमारा 1.5। वास्तविक गहराई क्या है 15 और आभासी गहराई क्या है d डैश, और d डैश बराबर हो जाएगा 15/1.5। ये दशमलव हटा तो 0 आ गया और d डैश बराबर हो जाएगा आपका 10। ठीक, और इकाई क्या लगा दिया सेंटीमीटर। और यहाँ पर लिखेंगे कि वह दूरी जिस पर पिन उभरी हुई दिखाई देती है। ठीक, ये हमको बताना है। तो लिखेंगे अतः वह दूरी जिस पर पिन उभरी हुई दिखाई देती है ठीक है, और वो हो जाएगी हमारी कितनी d डैश माइनस डी। ठीक, और ये
हमारी जो आएगी वो आ जाएगी हमारी, गड़बड़ हो गया है, d माइनस डी डैश 15 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब आपका ये एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या उत्तर गुटके की अव्यवस्थित पर निर्भर करती है? तो आपको पता है कि छोटे आपतन कोण के लिए ये जो दूरी है गुटके के स्थान परिवर्तन पर निर्भर नहीं करेगी। तो लिख डालते हैं कि छोटे आपतन कोण के लिए यह दूरी गुटके की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 के 2 पार्ट हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहना क्या चाहता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 17 में चित्र बना हुआ है, तो हम चित्र आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, इसके बाद सवाल को पढ़ा जाएगा। तो सवाल आपके सामने आ गए, एक चित्र बना हुआ है और कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, इस चित्र का नाम रखा गया है 9.28। करें चित्र 9.28 में अपवर्तनांक 1.68 के तंतु कांच की बनी किसी प्रकाश नलिका का अनुप्रस्थ परिच्छेद दर्शाया गया है। नलिका का बाह्य आवरण 1.44 अपवर्तनांक के पदार्थ का बना हुआ है। नलिका के अक्ष से आपतित किरणों के कोणों का परिसर, जिसके लिए चित्र में दर्शाए अनुसार नलिका के भीतर पूर्ण परिवर्तन होते हैं, ज्ञात कीजिए। और बी नंबर है, यदि पाइप पर बाह्य आवरण ना हो तो क्या होगा। आइए दोनों ही स्थितियों में हम सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि तंतु के कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। आइए सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, हम इसके ए नंबर को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उस डाटे को नोट करने का प्रयास करेंगे। क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.68 है। तो नोट किया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये हो गया हमारा कितना, ए, हम इसको बोलेंगे ANG बराबर 1.68, और वायु के सापेक्ष आवरण के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है वो है 1.44, ठीक है। तो वो नोट डाउन करेंगे। वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होता है उसको आगे रखते हैं, आवरण के पदार्थ का अपवर्तनांक और ये हो गया आपका ANC, ठीक है, बराबर 1.44, ठीक है। अब आवरण के पदार्थ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो लिखेंगे इसलिए आवरण के पदार्थ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और इसे हम बोलेंगे CNG बराबर, ये हो जाएगा आपका ANG अपॉन क्या हो जाएगा ANC। आपको पता ही है किस तरीके से फार्मूला लिखा जाता है। और ये हो गया 1.68 बटे 1.44, आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 168 बटे 144, काटे पीटेंगे, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 अठे 16। अब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1.167,
आगे चलेंगे। अब हम ये क्रांतिक कोण के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि कांच आवरण अंतरापृष्ठ का क्रांतिक कोण C हो, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कांच आवरण अंतरापृष्ठ का क्रांतिक कोण C हो तो ये हो जाएगा आपका साइन C इज इक्वल टू 1/CNG। आइए ये हो जाएगा 1/1.167। और जब हम भाग देते हैं रफ कॉपी पे, देखिए भाग आप स्वयं दीजिएगा, हम वीडियो को पॉज करके भाग देते हैं और आया है 0.8569। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर ये मान है साइन C का। जब हम टेबल पे देखते हैं तो हमको मिलता है कि C बराबर साइन इनवर्स 0.8569, और ये पता चलता है हमें कि ये मान हमारा किसका है, ये मान है साइन 58.97 डिग्री का। इस तरीके से C बराबर आ जाता है आपका 58.97 डिग्री। आगे चलेंगे। यहाँ पर अब हमने लिखा कि कंडीशन लागू हुई जब आपतन कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपतन कोण है और क्रांतिक कोण हम निकाल चुके हैं 58.97 डिग्री। ठीक, तब पूर्ण परावर्तन होता है, तभी पूर्ण परावर्तन संभव है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब नीचे लिखेंगे कि चित्र के अनुसार पूर्ण परावर्तन के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो योगफल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका I डैश प्लस R बराबर 90 डिग्री। ठीक, और ये हो जाएगा R बराबर 90 डिग्री माइनस I डैश। ठीक, अब ये I डैश जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस, ध्यान रखिएगा वो I है और ये I डैश है, यह 58 डिग्री 97 मिनट घट गया, नहीं 58.97 डिग्री घट गया, और ये R बराबर हो गया 31.03 डिग्री। ठीक है, अब नीचे फार्मूला लगेगा, चूँकि ANG बराबर ये होता है आपका साइन I अपॉन साइन R। आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा जो है वह अपवर्तनांक के बराबर होती है। ये हो गया 1.68 इज इक्वल टू साइन I अपॉन नीचे हो जाएगा साइन R का मान 31.03 डिग्री। और हमको मालूम है कि इसका मान कितना होता है, जब हमने पीछे टेबल में इसके मान को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो ये मान होता है 0.5155। अब नीचे हो गया आपका साइन I बराबर 1.68 गुणे 0.5155, और गुणा करने पे आ रहा है कितना, ये आ रहा है 0.8660। और जब हम इस मान को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है I बराबर, यहाँ पर हो गया आपका I बराबर, ये हो गया आपका साइन इनवर्स 0.8660, नीचे हो गया आपका I बराबर साइन इनवर्स, ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री, और I बराबर हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे इसलिए ये जो 0 डिग्री ये बड़ा है, ये 0 डिग्री छोटा है I से और I छोटा है 60 डिग्री से। अब नीचे लिखेंगे इस परास में आपतित सभी किरणों को का तंतु में
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है। अब जो बी नंबर है, बी नंबर को जा करते हैं। बी नंबर में क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि अगर पाइप पर आवरण बाह्य आवरण ना हो तो उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब पाइप पर बाह्य आवरण ना हो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हो जाएगा आपका कि ऐसी स्थिति में तंतु के बाहर का माध्यम वायु होगा। ठीक है। आप नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा, इसलिए जो साइन सी डैश इज इक्वल टू 1/ANG, ये हो गया आपका साइन सी डैश इज इक्वल टू 1/1.68। और एक में जब 1.68 का भाग देंगे तो ये आपका आएगा 0.5952। ठीक है। अब ये हो गया आपका कि क्या, ये हमारा आ गया कि सी डैश इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5952। टेबल से देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये होता है मान साइन 36.5 डिग्री का। ठीक है। और यहाँ से आ गया आपका सी डैश बराबर 36.5 डिग्री। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अतः आर डैश बराबर 90 डिग्री माइनस सी डैश, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 36.5 डिग्री। हल करने से आएगा आपका 53.5 डिग्री। ठीक। अब नीचे लिखेंगे चूँकि ANG बराबर, ये हो जाएगा आपका साइन I अपॉन साइन R, फिर ये आपका 1.68 बराबर ये साइन I अपॉन साइन, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका जा कर के ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री बटे साइन R। ठीक है। और ये हमारा कहलाएगा आपका अतः आई डैश बराबर 90 डिग्री माइनस 36.5 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका घटाने पे 53.5 डिग्री। ठीक है। अब नीचे लिखेंगे कि यहाँ क्रांति कोण से अधिक है। ठीक। यहाँ आई डैश क्रांतिक कोण से ज़्यादा है, ठीक। अतः अक्ष से 0 डिग्री से 90 डिग्री परास्पर आपतित सभी किरणों का तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये आपका आंसर। तो आई होप कि आपने इस सवाल को एंजॉय किया और
आप बहुत अच्छी तरीके से सवाल को समझ भी गए होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चैप्टर बहुत ही कठिन होता है और इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट आपका अच्छा होना चाहिए। उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में हम आपसे फिर से मुखातिब होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर कहीं पर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर आप हमसे कुछ और सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। अगर चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को और इसकी जानकारी को ज़रूर साझा करते रहें। धन्यवाद।